हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एवी आयुर्वेदा। आज हम चरक सिद्धि स्थान की बात करेंगे, जिसमें पहला अध्याय है कल्पना सिद्धि अध्याय। तो कल्पना सिद्धि अध्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्याय है। इसमें हमें स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन इन सब के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले आचार्य चरक ने बताया है कि हम स्नेहन कितने दिनों तक करेंगे। तो स्नेहन अगर मृदु कोष्ठी व्यक्ति है, अगर उसका कोष्ठ मृदु है तो हम 3 दिन तक करेंगे। मध्यम कोष्ठ है तो 5 दिन तक करेंगे। क्रूर कोष्ठी है तो 7 दिन तक करेंगे। वही अन्य आचार्यों ने अपना सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि अगर मृदु कोष्ठी है तो स्नेहन 3 दिन तक करेंगे, मध्यम कोष्ठी है तो 6 दिन तक करेंगे और क्रूर कोष्ठी है तो 9 दिन तक करेंगे। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। स्नेहन से लाभ, अब स्नेहन से लाभ क्या होंगे? तो वायु को नष्ट करेगा, ठीक है, और शरीर में मृदुता लाएगा, शरीर में मलों को रुकावट को दूर करेगा। जो मलों की रुकावट है उसको भी दूर करेगा, मतलब जो मल है वो स्मूथली बाहर आएगा, उसको कोई रुकावट नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फिर स्वेदन से लाभ, फिर स्वेदन के क्या लाभ हो सकते हैं? सूक्ष्म मार्ग में लीन दोष को द्रव हो जाते हैं, मतलब ये सूक्ष्म मार्ग में जाएगा और जो बिल्कुल चिपके हुए दोष होते हैं उनको द्रवीभूत करके बाहर निकालने का काम स्वेदन करेगा। फिर आया बमन, बमन और विरेचन के पूर्व कर्म। तो बमन और विरेचन कराने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो बमन और विरेचन कराने से पहले 1 दिन पहले, मतलब जिस दिन बमन विरेचन कराना है उससे 1 दिन पहले क्या करना है? अगर बमन करानी है तो ग्राम में जलीय अनूप पशु पक्षियों का मांस, रस और दूध देंगे। इससे क्या होगा? कफ का उत्क्लेश होगा। कफ जैसे ही बढ़ेगा तो बमन भी बहुत अच्छे से होगा। विरेचन में क्या करेंगे? जांगल पशु पक्षियों का मांस देंगे, यूज उसे कैसा देंगे? स्निग्ध देंगे। जिससे क्या होगा? मल उत्कृष्ट होगा, मतलब मल बढ़ेगा और अच्छे से विरेचन हो जाएगा। अब शुद्धि लक्षण तो 3 ही हो सकते हैं, एक तो प्रधान, मध्यम और हीन। तो बमन का वेग, प्रधान शुद्धि होगी तो कितना वेग आएगा? 8 वेग आएंगे, और मध्यम शुद्धि होगी तो 6 वेग आएंगे, और हीन शुद्धि होगी तो 4 वेग आएंगे। बमन की मात्रा और वो जो निकलेगी बमन, उसकी मात्रा कितनी होगी? तो वो अगर प्रधान शुद्धि हुई है तो 2 प्रस्थ निकलेगा, मध्यम शुद्धि हुई है तो 1.5 प्रस्थ निकलेगा, मतलब 1/2 प्रस्थ निकलेगा। और हीन होगा तो 1 प्रश्न निकलेगा। फिर विरेचन का इसी तरीके से, अगर प्रधान शुद्धि हुई है तो 30 वेग आएंगे, मध्यम शुद्धि हुई है तो 20 वेग आएंगे, हीन शुद्धि हुई है तो 10 वेग आएंगे। विरेचन की मात्रा कितनी होगी, कितनी मात्रा में निकलेगा कंटेंट, तो उसकी मात्रा कितनी होगी? अगर प्रधान शुद्धि हुई तो 4 प्रस्थ, मध्यम शुद्धि हुई तो 3 प्रस्थ और हीन शुद्धि हुई तो 2 प्रस्थ। फिर बमन कब तक कराना है? पित्तांत तक, जब तक कि पित्त ना आ जाए। तो पित्त के अंत तक हमें क्या कराना है? बमन कराना। विरेचन कफांत, कफ के अंत तक कराना है। जब कफ निकलने लगे तो हमें विरेचन स्टॉप कर देना है। फिर सम्यक बमन और विरेचन के हम लक्षण कैसे जानेंगे कि ये सम्यक बमन हो गया है या नहीं हुआ है? तो उसके लिए भी आचार्य चरक ने बता रखा है कि क्रम से पहले अमाशिक, कफ आदि, इसके बाद पित्त और अंत में वायु का निसरण हो। मतलब सबसे पहले क्या होगा? बमन में कफ निकलेगा, उसके बाद पित्त निकलेगा और उसके बाद वायु का निसरण होगा और हृदय, पाश और मस्तक और इंद्रियों के मार्ग में शुद्धि हो जाएगी, शरीर हल्का लगने लगेगा। तो इससे क्या समझ में आएगा कि बमन का सम्यक, मतलब बमन प्रॉपरली हो चुका है। इसी तरीके से विरेचन के सम्यक योग कैसे पता चलेंगे? श्रोतों की शुद्धि हो जाएगी, मतलब कि बिल्कुल फील बहुत अच्छा होने लगेगा। इंद्रियों की स्वच्छता, इंद्रियां स्वच्छ हो जाएंगी, शरीर में हल्कापन आएगा, उत्साह, मतलब इंसान एक्टिव हो जाएगा, जठराग्नि दीप्त हो जाएगी, मतलब उसको खाने की इच्छा होने लगेगी। स्वास्थ्य का अनुभव, मतलब ऐसा फील करेगा जैसे आई एम वेरी हेल्दी। तथा क्रम से मल, पित्त, कफ और वायु की प्रवृत्ति, पहले मल निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा, उसके बाद वायु की प्रवृत्ति होगी। अब बस्ती कल्पना, अब हमने वमन, विरेचन, स्नेहन सब कुछ पढ़ लिया, मतलब पहले पूर्व कर्म पढ़ लिया, फिर प्रधान कर्म पढ़ लिया। अब हम बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो बस्ती कब करनी है? 9th डे आफ्टर विरेचन एंड वमन एंड संसर्जन कर्म से बल प्राप्त पुरुष, मतलब कि 9th डे करनी है। मतलब वमन विरेचन कराने के बाद 9th डे, जब इंसान का संसर्जन क्रम भी हो चुका है, उसके बाद जब वो बल प्राप्त कर चुका है, हेल्दी हो गया है, तब उसको क्या करना है? घृतपान कराना है।
घृतपान कराना है, उसके बाद अनुवासन बस्ती दे देनी है। अनुवासन बस्ती देने के बाद थर्ड डे आफ्टर अनुवासन बस्ती जो थर्ड डे होगा उसको उस दिन भूख ना हो, मतलब भूखा ना हो, शरीर में मालिश किया हो, मतलब उसके शरीर में जो है मालिश हो रखी हो, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसे हम निरुवस्ती दे देंगे। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस कि 9th डे क्या है, बमन विरेचन के बाद 9th डे हमें घृतपान करा के अनुवासन बस्ती देनी है। अनुवासन बस्ती के थर्ड डे मतलब तीसरे दिन के बाद हमें क्या करना है, निरुवस्ती करा देनी है। फिर अनुवासन बस्ती प्रयोग काल, अनुवासन बस्ती कितनी देनी है, 2, 3 या 5 अनुवासन बस्ती पहली बात तो देनी है। और किस काल में देने के लिए बोला है, अगर शीतकाल है तो इसमें हम किस में देंगे, दिन में देंगे। शीतकाल में जो कौन कौन से ऋतु हो जाएंगे, शिशिर, वसंत, हेमंत हो गई, ठीक है। और जैसे अगर शरद, ग्रीष्म और वर्षा है तो रात्रि में हम अनुवासन बस्ती देंगे। और अगर बस्ती फिर दोषों के अनुसार कितनी कितनी बस्तियां देनी है तो ये भी पूछा जाता है। तो दोषों के अनुसार जो है, कफ अगर दोष बढ़ा हुआ है तो 1 या 3 देंगे, पित्त बढ़ा है तो 5 या 7 देंगे, वात बढ़ा है 9 या 11 देंगे। और फिर दे रखा है, आचार्य चरक ने यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बोली है, तस्य चिकित्सा अर्ध इति ब्रुवन्ति सर्वो चिकित्सामपि वस्ति भी कहा। इनका कहने का मतलब है, अर्थात चिकित्सा का आधा भाग वस्ती है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, और वस्ती चिकित्सा सारे रोगों की चिकित्सा है। और ऐसे क्वेश्चन आता है कि अर्ध चिकित्सा किसको बोला गया है, तो वस्ती को बोला है। किस आचार्य ने बोला है, चरक ने बोला है। चरक ने कहाँ बोला है, सिद्धि स्थान के पहले अध्याय में बोला है, कल्पना सिद्धि अध्याय में बोला है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस्ती की निरुक्ति, बस्ती की निरुक्ति भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो नाभि प्रदेश कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा शक्रद दोष जयम विलोडयम स स्नेह काय सा पुरीश दोषः सम्यक सुखनेति चाया सा वस्ती। तो ये हो गई वस्ती की निरुक्ति जो कि पूछी जाती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद है अनुवासन के सम्यक योग की परिभाषा। अब अनुवासन वस्ती सम्यक रूप से हो गई है, इसके बारे में भी आचार्य ने लक्षण दिए हैं कि वस्ती का तेल शरीर के अंदर 3 याम तक रहकर बाद में जो निकलता है उसको हम सम्यक योग कहेंगे। कि मतलब अनुवासन वस्ती जो है मनुष्य के शरीर के अंदर 3 याम तक ही रहनी चाहिए, 3 याम से ज़्यादा अनुवासन वस्ती नहीं रहनी चाहिए। फिर अब बस्तियों की विभिन्न संख्या बोली है आचार्य चरक ने। तो बस्तियों की विभिन्न संख्या में बोला है कि कर्म काल योग बस्ती। तो कर्म बस्ती जो होती हैं वो 30 होती हैं। तो कर्म बस्ती के कैसे डिवाइड किया है, AANN AAN का क्या मतलब हो गया, A से हमने अनुवासन को डिनोट किया, N से हमने निरुवस्ती को डिनोट किया है। तो 1 अनुवासन, फिर 12 अनुवासन, फिर 12 निरु, फिर 5 अनुवासन। तो इसे कैसे याद करेंगे, 1 12 12 5 ऐसे याद करेंगे। और बाकी ऊपर क्या लिख देंगे, AANA, मतलब एक ही निरु देनी है, बाकी सब अनुवासन है। तो ये एक जो अनुवासन स्टार्टिंग में देनी है इसको आदि बोलेंगे। फिर निरु और अनुवासन जो 12 12 दे रहे हैं ये मध्य है, मध्य में देनी है। फिर 5वीं जो अनुवासन देनी है वो अंत में देनी है। इसी प्रकार से काल वस्ती का भी सीक्वेंस है। काल वस्ती जो है 16 बताई है आचार्य चरक ने। इसमें भी अनुवासन 1, फिर दोबारा में जो अनुवासन देंगे मध्य में वो 6 और निरु 6, फिर बाद में अनुवासन 3 अंत में। तो 1 6 6 3 आदि, मध्य और अंत में देनी है, ठीक है। उसके बाद योग वस्ती 8 बताई है आचार्य चरक ने। तो अनुवासन इसमें कितनी है, स्टार्टिंग में आदि में कितनी अनुवासन देनी, 1 देनी है। फिर मध्य में कितनी देनी है, 3 देनी है। फिर निरुवस्ती मध्य में कितनी देनी है, 3 देनी है। फिर अंत में अनुवासन वस्ती कितनी देनी, 1। तो 1 3 3 1। तो ये हो गई आपकी योग वस्ती। उसके बाद आचार्य बांग भट्ट जी ने बताया है कि इन्होंने कर्म वस्ती बताई है 30, काल वस्ती बताई है 15 और योग वस्ती बताई है 8। फिर शिरोविरेचन की बात करते हैं। शिरोविरेचन क्या होता है, शिरोविरेचन कैसे करते हैं, तो उसकी मैंने फ़ोटो भी दिखा रखी है आपको। शिरोविरेचन कब करेंगे, आफ्टर अनुवासन एंड निरुवस्ती, स्वेदन फ्रॉम, हाथ के तलवे से सिर प्रदेश में। मतलब कि निरुवस्ती और अनुवासन वस्ती देने के बाद
स्वेदन किससे करेंगे? हाथों के तलवे से करेंगे सिर प्रदेश में। फिर क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू दोषों के अकॉर्डिंग, वात पित्त कफ तीनों दोषों के अकॉर्डिंग उत्तम अगर हैं तो 3, मध्यम में 2 और हीन में 1 बार ही शिरोविरेचन करेंगे। अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चिकित्सा में मात्रा का महत्व। ये भी हमारे सिर्फ कल्पना सिद्धि अध्याय में ही एक जगह वर्णन किया गया है, सिद्धि स्थान में, और ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मात्रा की महत्व क्या है चिकित्सा में, ये बता रखा है। रोगों को शांत करने के लिए बताए गए सभी चिकित्सा कर्म यदि हीन मात्रा में या अधिक मात्रा में अथवा उचित काल पर उसका प्रयोग ना किया जाए, मतलब कि अगर रोग की शांति करने के लिए हम जो चिकित्सा कर्म कर रहे हैं या तो बहुत कर दिया या बहुत कम कर दिया, और अगर उचित काल में नहीं प्रयोग करा, अनुचित काल में उसका या अनुचित रूप में उसका प्रयोग किया जाए, तो पथ्य होते हुए भी, मतलब कि बेनिफिशियल होते हुए भी, वह उन रोगों को शांत नहीं करता है। क्या करेगा? उन रोगों को शांत नहीं करेगा। इसलिए मात्रा पूर्वक समय पर विद्वान वैद्य द्वारा प्रयुक्त औषधियों ही रोग को दूर करने में समर्थ होती है। मतलब कि एक तो मात्रा पूर्वक किया गया हो, ऊपर से टाइम का भी ध्यान रखना है कि उचित काल में जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वही जो है, और जो अच्छी औषधियों के द्वारा किया जाएगा वही ट्रीटमेंट जो है सफल होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताने को मैं रह गई थी, वो मैं बता देती हूँ कि वमन के 9वें दिन हम विरेचन कराते हैं, और विरेचन के 9वें दिन हम अनुवासन वस्ती देते हैं, और अनुवासन के बाद निरुवस्ती जो है वो 9वें या 10वें दिन दी जाती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको रिमेंबर करने हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।